क्या आप सोच सकते हमारे पृथ्वी पर अगर रॉकेट का आविष्कार नहीं होता तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? तो सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत ही कमजोर होता। उसके बाद जीपीएस यानी मैप लोकेशन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है ये भी आपको आज नहीं पता होता। हम बाकी के ग्रहों पर नहीं जा पाते और बहुत सारी चीजें, लेकिन वो आज हो रही है। तो इसके पीछे का कारण है रॉकेट। तो आज की इस वीडियो में हम रॉकेट के बारे में पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे और रॉकेट के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे। और मैं आपको वीडियो के अंत में एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे कोई भी स्पेस एजेंसी जल्दी नहीं बताती, क्योंकि वही एक बात है जिससे रॉकेट उड़ने में सक्षम रहता है। तो रॉकेट एक मशीन है जो किसी वस्तु को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करती है। इसमें ईंधन जलता है जो इसे ऊपर की ओर धकेलता है। ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। ये रॉकेट है, इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को और वायुमंडल को चीर कर आगे बढ़े। रॉकेट अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये अलग अलग दूरी तक जा सकते हैं और कम या ज्यादा सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं रॉकेट के इंजन को। तो इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि अपनी डायरेक्शन को बदल सके, जिससे रॉकेट को अपनी दिशा बदलने में मदद मिलती है। कुछ रॉकेट्स में बड़े इंजन को स्थिर रखा जाता है और उसके साथ छोटे छोटे बूस्टर्स लगाए जाते हैं जो अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन बदल के पूरे रॉकेट को मोड़ देते हैं। इंजन दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड फ्यूल इंजन और लिक्विड फ्यूल इंजन। लिक्विड फ्यूल इंजन में ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, लेकिन हाइड्रोजन की एक खराबी है, ये रूम टेम्परेचर पर गैस अवस्था में होता है। यानी आप और मैं जिस टेम्परेचर पर खड़े उस टेम्परेचर पर यह गैस अवस्था में रहेगा। और गैस की एक खराबी है, गैस ज्यादा जगह गिरती है। अगर हाइड्रोजन को रॉकेट में गैस अवस्था में भरे तो टंकी की साइज बढ़ जाएगी, इससे रॉकेट की भी साइज बढ़ जाएगी। तो हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए उसे -253 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ता है और ये तापमान लाना कोई साधारण बात नहीं है। तो इसके लिए कुछ आधुनिक तकनीक और दबाव से इसे लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है और जहाँ से रॉकेट लॉन्च होने वाला था वहीं पर इसे रखा जाता है और रॉकेट लॉन्च होने के कुछ समय पहले इसे टंकी में भरा जाता है। रॉकेट की टंकी को कुछ इस तरह बनाया जाता है कि वो उसे ठंडा रख सके, जिससे वो फिर से गैस नहीं बन पाए। आपने रॉकेट लॉन्चिंग के समय ये कुछ पट्टियों को गिरते जरूर देखा होगा। तो ये पट्टियां टंकी के बाहर लगाई जाती है जो टंकी को बाहर से ठंडा रखती है और लॉन्चिंग के समय ये सभी गिरने लगती है। अब बात करते हैं सॉलिड फ्यूल इंजन की। तो इसमें ईंधन पाउडर की तरह होता है। अगर आपने दिवाली का रॉकेट देखा होगा तो उसमें जैसे बारूद भरी जाती है उसी तरह इसमें ईंधन होता है, लेकिन ये बारूद से कई गुना खतरनाक होता है। इसकी एक खराबी है, एक बार ईंधन जलने पर हम इस पर नियंत्रण नहीं रख सकते, यानी जब तक ईंधन खत्म नहीं होता तब तक हम इसे रोक नहीं सकते। लेकिन लिक्विड फ्यूल इंजन पर हम नियंत्रण रख सकते हैं, यानी उसमें लगने वाली आग को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। कुछ रॉकेट्स में दोनों इंजन का प्रयोग किया जाता है। जब पृथ्वी की सतह से रॉकेट को निकालना होता है तो उसमें सॉलिड फ्यूल इंजन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रॉकेट को तब सीधा जाना होता है। और जब ये ईंधन खत्म होता है तो रॉकेट को लिक्विड फ्यूल इंजन का प्रयोग करना होता है। एक बात और, आग जलने के लिए सबसे जरूरी है ऑक्सीजन। और जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और अंतरिक्ष में ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो आग जलेगी कैसे? इसी वजह से रॉकेट को अपने साथ अपना ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है, जिससे रॉकेट में खतरनाक आग लगे। ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है जिसे लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। उसे लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए -183 डिग्री तक ठंडा किया जाता है और जब हाइड्रोजन को रॉकेट में भरा जाता है उसी समय ऑक्सीजन को भी अपनी एक अलग टंकी में भरा जाता है। इसी सिस्टम को कहा जाता है रॉकेट का ऑक्सीडाइजर। अब इसके बाद इन दोनों के कनेक्शन को नीचे लाया जाता है। अगर इसे सीधा छोड़ दे तो ये जलेगा, लेकिन सही तरीके से नहीं जलेगा और ज्यादा थ्रस्ट नहीं पैदा करेगा। तो इसमें ज्यादा थ्रस्ट पैदा करने के लिए इसे प्रेशर से छोड़ना जरूरी है। अगर इसे नीचे प्रेशर से छोड़ा जाए तो ये ज्यादा थ्रस्ट पैदा करेगा। थ्रस्ट का अर्थ होता है कि इंजन के नीचे जो आग लगती है और वो जो नीचे प्रेशर लगाती है उसी थ्रस्ट कहा जाता है। तो ज्यादा थ्रस्ट के लिए और ईंधन को तेजी से फेंकने के लिए इसमें पंपिंग सिस्टम होता है, जिसकी मदद से ईंधन को बहुत तेजी से नीचे की तरफ थ्रोट के जरिए फेंका जाता है। जिस छेद से ईंधन निकलता है उसे थ्रोट कहा जाता है। ये इंजन है, इसके ऊपर जो पूरा सिस्टम दिख रहा है इसे ही पंपिंग सिस्टम कहा जाता है। इसके साइड में एक पाइप जा रहा है, इसे कहा जाता है टर्बाइन एग्जॉस्ट सिस्टम। ईंधन को तेजी से फेंकने के लिए इसमें टर्बाइन लगा होता है। इसके बाहर ये जो आपको शंकुकार दिख रहा है ये है नोजल। नोजल इंजन में से निकलने वाली आग को फैला देता है। इसके ठीक ऊपर होता है थ्रोट। थ्रोट के छेद को छोटा रखा जाता है जिससे ईंधन तेजी से निकले और बिखरे। अगर आपने स्प्रे पंप देखा होगा तो उसकी डंडी के ऊपर ये नोजल लगा होता है और उसमें से तेजी से पानी आता है और ये नोजल उस पानी को फैला देता है। उसी तरह का काम रॉकेट का नोजल भी करता है। जब नोजल से आग निकलती है तो वहाँ का तापमान 32,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादातर चांसेस है कि नोजल का धातु पिघल जाएगा। तो इसके लिए उस धातु को इस तरह बनाया जाता है कि वो गर्मी को फैला सके और उसे इसके साथ ठंडा करना भी जरूरी है। तो इसके लिए एक जुगाड़ लगाया जाता है।
रॉकेट में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है हाइड्रोजन, जिसे -253 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया है। तो इसे नोजल के चारों तरफ से छोटे छोटे पाइप से गुजार कर ऊपर से छोड़ा जाता है। तो इससे दो फायदे होते हैं। पहला कि वो नोजल ठंडा रहता है, और दूसरा जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो गैस में परिवर्तित होकर ऊपर से ज्यादा प्रेशर से नीचे आता है, और तेज आग से गैस एक नीचे खतरनाक प्रेशर देती है, जिससे रॉकेट ऊपर उठने लगता है। तो ये रॉकेट कैसे ऊपर उठता है? तो हमने पहले ही बात की थी न्यूटन चाचा के तीसरे नियम के बारे में, और यही हमारी वीडियो का रहस्य है। तो ये नियम कहता है कोई भी वस्तु अपने विपरीत प्रेशर देती है तो उसी पर भी वही प्रेशर लगता है। रॉकेट तो ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आपने एक गुब्बारा जरूर देखा होगा। तो जैसे ही आप उस गुब्बारे में हवा भरते तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है, और जब आप उसके मुंह को खोल देते और उसे छोड़ देते तो वो इधर उधर भागने लगता है, तब तक कि जब तक उसके अंदर की हवा खत्म नहीं हो जाती। तो वो हवा गुब्बारे के पीछे एक प्रेशर लगा रही है, और वो गुब्बारा विपरीत दिशा में ढकेला जा रहा है। और वैसा ही कुछ होता है रॉकेट में। आग लगती है, उससे जो गैस निकलती है वो पीछे प्रेशर लगाती है, और रॉकेट विपरीत दिशा में धकेला जाता है। ये जो सीधा खड़ा है ये रॉकेट है। तो इसके साइड में ये क्या है? तो ये रॉकेट बूस्टर्स। तो इनका क्या काम है? तो पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु को नीचे खींचने का काम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण करता है, और ये पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो जब रॉकेट को उड़ान भरनी होती है तो सबसे ज्यादा प्रेशर उसे पृथ्वी के सतह पर देना होता है। इसी वजह से रॉकेट के साइड में बूस्टर्स लगाए जाते हैं, जो बड़ी आसानी से रॉकेट को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाती चलती है। जैसे जैसे रॉकेट पृथ्वी की सतह से ऊपर उठता चलता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है, और कम फ्यूल और थ्रस्ट के साथ बड़ी तेजी से रॉकेट अंतरिक्ष में यात्रा करता है। तो कहने की बात ये कि जितना दूर रॉकेट को भेजना है उतना ज्यादा उसमें फ्यूल जलाना होगा। जिन रॉकेट्स को कम वजन ले जाना होता है उसमें बूस्टर्स नहीं होती, लेकिन इंसानों को या बड़े सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाना होता है तो उसमें दूरी के हिसाब से बूस्टर्स लगाए जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि बूस्टर्स के अंदर का फ्यूल खत्म होता है, तो वो रॉकेट से अलग होकर नीचे गिरने लगते हैं। तो जब इसरो अपना रॉकेट छोड़ता है तो वो आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से छोड़ता है, तो वो हिंद महासागर के ऊपर से गुजरता हुआ जाता है। तो जिस रूट से वो रॉकेट जाने वाला होता है वहां पर किसी भी पानी वाली जहाज को गुजरने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और उसी रूट में ये बूस्टर्स नीचे गिर जाते हैं। तो कुछ समय पहले ये बूस्टर्स पानी में गिरने की वजह से कुछ ज्यादा काम में नहीं आते थे। तो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ऐसा रॉकेट बनाया जिसके बूस्टर्स और रॉकेट सही सलामत वापस लौटाते हैं, और उनका फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में जाता है और फिर से लौटाता है तो उस पर पृथ्वी के वायुमंडल की फ्रिक्शन का प्रभाव पड़ता है। अगर आपने उल्कापिंड को देखा होगा तो जैसे उल्कापिंड हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारा वायुमंडल उसे जला देता है। तो जैसे रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलता है और फिर से लौटने लगता है तो उसका वायुमंडल के साथ घर्षण होता है, और इससे उसका तापमान बढ़ता है। तो इसी से बचने के लिए उस पर हीट शीट लगाई जाती है, जैसे एब्रेटिव हीट शीट और सोरेमिक टाइल्स लगाई जाती है जो गर्मी को फैला देती है। रॉकेट के 90% भाग में उसका ईंधन होता है, 4% में उसका गाइडेंस सिस्टम, और बाकी की 6% में सैटेलाइट या कुछ बाकी के सामान के लिए जगह। जो सबसे ऊपर होता है उसे कहा जाता है पेलोड सिस्टम। पेलोड का अर्थ होता है कि रॉकेट के जरिए जो सामान ले जा रहे उसका भार। आप इस फिगर में देखिए, जो सबसे ऊपर है ये है पेलोड सिस्टम, इसके नीचे गाइडेंस सिस्टम और इसके नीचे ईंधन। अब आप जिसे देख रहे हैं ये है स्पेस शटल, इसके दोनों साइड में बूस्टर्स है और बीच में फ्यूल टैंक। जब बूस्टर्स का ईंधन खत्म होता है तो बूस्टर नीचे गिर जाते हैं। फिर अगले स्टेज में जब फ्यूल टैंक का ईंधन खत्म होता है तो फ्यूल टैंक को नीचे गिराया जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल में ही वो नष्ट हो जाता है। अब आगे स्पेस शटल अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ जाता है। इसके अंदर के वैज्ञानिक अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करते हैं। इसके अंदर हम सैटेलाइट भी ले जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिकों को पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये पृथ्वी पर सही सलामत लौट आता है। इसके बाहर भी हीट शीट लगाई जाती है, क्योंकि इसके ऊपर भी पृथ्वी के वायुमंडल का घर्षण का प्रभाव पड़ता है, और ये हीट शीट इसे फैला देती है। जहाँ से रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है उसके ठीक नीचे नाली बनाई जाती है, जो रॉकेट से निकलने वाली आग को फैला सके, और उसके चारों तरफ पानी छिड़का जाता है। वो पानी आग के प्रभाव को कम कर देती है, उसके साथ रॉकेट से होने वाले शोर को भी कम कर देती है। रॉकेट से निकलने वाली आग से बहुत तेज ध्वनि तरंगे निकलती है, जिससे रॉकेट को नुकसान पहुंच सकता है, और ये आग उस तरंगों को सोख लेती है। उड़ान के वक्त रॉकेट अपनी पिंच पर खड़ा रहता है। उड़ान के समय ये रॉकेट को पंखों की तरह स्थिरता प्रदान करता है। ये नहीं रहा तो रॉकेट अपनी दिशा भटक सकता है। ये सेंटर ऑफ प्रेशर को सेंटर ऑफ मास के पीछे रखता है। अगर सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ मास के आगे गया तो रॉकेट अपनी दिशा बदल लेगा। ये वापस मुड़ भी सकता है और बाद में इस पर नियंत्रण पाना भी मुश्किल होगा।
तो रॉकेट को स्थिर रखने के लिए उसके फिन्स यानी पंख भी जरूरी है। अब आपने ये दो चीजें देखी, एक रॉकेट और एक स्पेस शटल, तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो स्पेस शटल को रॉकेट से ही चिपका कर ऊपर भेजा जाता है, जो वापस लौट आता है और फिर से इस्तेमाल में आता है। अगर स्पेस शटल नहीं रहा तो पेलोड को रॉकेट के ऊपर ही रखा जाता है। अब तक मैंने रॉकेट के बारे में जो काम की बातें थी वो पूरी आपको बता दी। अब हम थोड़े से शब्दों में रॉकेट के लॉन्च को एक साथ समझेंगे। तो सबसे पहले उसे पार्ट बाय पार्ट बनाकर लाया जाता है और जहाँ पर उसे लॉन्च करना होता है वहीं पर बड़ी सी बिल्डिंग में उसे रखा जाता है और लॉन्च के समय उसे लाया जाता है और वहां पर खड़ा किया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि उसके सभी पार्ट्स काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद काउंटडाउन शुरू होता है और काउंटडाउन के कुछ सेकंड पहले मेन इंजन शुरू होता है और देखा जाता है कि मेन इंजन काम कर रहा है कि नहीं। उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है तो लॉन्च को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। अगर ये ठीक से काम कर रहा है तो काउंटडाउन के बाद मेन बूस्टर शुरू होती है और रॉकेट ऊपर उठने लगता है। तो पहली स्टेज में जब बूस्टर्स का ईंधन खत्म होता है तो बूस्टर्स नीचे गिर जाता है। फिर दूसरी स्टेज में मेन इंजन का ईंधन खत्म होता है और फिर मेन इंजन भी नीचे गिर जाता है। फिर एक छोटा इंजन सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा देता है और रॉकेट का काम समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।